हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इग्नू एग्जाम पॉइंट 2.0 पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BEGE 145 जिसका बुक नेम है सॉफ्ट स्किल्स का ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक नंबर 1 मैंने पहले 2 वीडियोस में कवर करा है, यूनिट 1 और 2 एक वीडियो में और 3 एंड 4 अनदर वीडियो में। बट आज हम ब्लॉक 2 कंप्लीट इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया ब्लॉक 1 के बाद ब्लॉक 2, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 2 का यूनिट नंबर 1 है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि हम ब्लॉक 1 में जान चुके हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। ये ऐसी स्किल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में वर्क करती हैं। ये कोई ऐसी काम में आने वाली स्किल्स नहीं है कि आप कोई काम करोगे तभी उसमें नज़र आएंगी। ये आपके नेचुरल बिहेवियर में भी आती हैं। इन बिहेवियरल स्किल की वजह से आपके अनदर काम भी अच्छे होते हैं। उन चीज़ों को हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन से यहाँ पे क्या मतलब है हम वो देखने वाले हैं अब। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो यहाँ पे आपको 2 वर्ड देखने को मिलेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, आप ये कह सकते हो। जब हम खुद को समझते हैं तब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाते हैं, और जब हम कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने खुद को समझा। आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो डिसीजन के बाद जो आप रिएक्ट करते हो वो आपका एक्शन होता है, और जो आपने रिएक्ट किया वो आपने खुद को समझने के बाद किया था, देन वो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप का। मैंने कोशिश करी है बहुत शॉर्ट्स नोट्स में इसको कवर कर दूं, बट इन लाइनों के अंदर आप एग्जाम्पल और ऐड कर दोगे तो आपका जो एग्जाम के अंदर आपके आंसर राइटिंग है वो एकदम बेस्ट हो जाएंगी। Once we understand, they can help ourselves esteem, improve our relationships with others, improve the quality of our lives and work, deal with shyness और lack of confidence। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है जिससे हम अपने आप को समझ पाएंगे। अपना सेल्फ एस्टीम क्या हम किस हद तक कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को हम कैसे ठीक रख सकते हैं विद फैमिलीज, विद अदर्स एंड विद आवरसेल्व्स। हम किसी दूसरे की बात पे आकर प्रेशर पे लेके खुद को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अपने आप से भी तो रिलेशन अच्छा रखना है ना, जब भी तो हम दूसरों से भी रख पाएंगे। क्वालिटी ऑफ आवर लिव, हम कैसे रह रहे हैं, हमारी क्या क्वालिटी है, क्या हम खुश रह रहे हैं या पूरा दिन डिप्रेशन में एक जगह बैठे बैठे बिता दिया। काम में कैसा हमारा वर्क जा रहा है, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा, और अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम पूरे दिन एक जगह पड़े रहेंगे, डिप्रेस्ड होते जाएंगे, बॉडी भी हमारी वीक होती जाएगी और शाइनेस आएगी, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना है जिससे हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छा होता है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, द फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमें खुद को समझने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन को जानने का पहला स्टेप है व्हाट इज सेल्फ। आखिरकार ये सेल्फ होता क्या है। तो द आइडिया दैट वी होल्ड और हैव आर सेल्फ, वो आइडिया जो हमें हमसे बांध के रखता है। हाउ वी ट्रीट आर सेल्फ, हम अपने आप को कैसा ट्रीट करते हैं। फैमिली वैल्यूज़ को किस तरीके से लेते हैं। हमारा लाइफस्टाइल क्या है, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस, जेंडर और भी बहुत सारी चीज़ें। हम इन सब में अपने आप की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, ये होता है हमारा सेल्फ। और यहाँ पे कोई दिखावटी वाली बात नहीं हो रही। अगर आपको फैमिली की कुछ वैल्यूज़ पसंद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो आपका अपना नज़रिया है। आपको सोशल इकोनॉमिक का स्टेटस पे ज़्यादा वैल्यू मैटर करता है कि नहीं करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है, दैट इज ये मैटर करता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट। हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले तो वो सेल्फ को जानेगा कि वो है क्या, क्यों अपनी वैल्यू कहाँ तक रखना चाहता है, उसकी क्या समाज में वैल्यू है, वो अपने आप को किस नज़रिए से देखता है। उसको फर्क पड़ता है कि फैमिली मैटर समाज क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, या 100 घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, वो उसकी मर्जी है। उसके बाद जब वो अपने आप को सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक्सप्लोर करेगा तो क्या क्या जानेगा। इसके पीछे एक कार्ल रोजर्स नाम के एक
कह सकते हो फिलोसोफर थे, उनका क्या कहना था तो वो मैं बताना चाहूँगी। ये आप डेफिनेशन अगर लिखोगे अपने आंसर राइटिंग में तो आपका आंसर बहुत एनहांस हो जाएगा। कार्ल रोजर्स बिलीव दैट ह्यूमंस हैव वन बेसिक मोटिव which is to fulfill one's potential and achieve the highest level of human weakness। यानी कि वो ये बिलीव करते हैं कि जो हमारा बेसिक मोटिव है वो ये है कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारी अचीवमेंट क्या है, हमारी हाईएस्ट लेवल क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में आप यूं भी मान सकते हो कि आपका कोई ना कोई गोल होगा, जिसकी ये आपका कोई गोल है, ठीक है। तो इसके पहले आपके छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी तो होंगी जिन पे आप चढ़ चढ़ के वहां तक गए होगे, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको अपना गोल नहीं मिला होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं किया होगा, आपने अपनी अचीवमेंट्स को भी अप्रिशिएट किया होगा। तो जहाँ से बिगनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम अपने हाईएस्ट लेवल को देखते हैं, वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। ही आइडेंटिफाइड 3 कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। इन्होंने 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करी है। आइए जानते हैं वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये हैं वो 3 कंपोनेंट्स, जिसमें से पहला है आपका सेल्फ इमेज, दूसरा है सेल्फ वर्थ एंड थर्ड इज आइडियल सेल्फ। तो सेल्फ इमेज में हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या हम खुद को ही गिरा हुआ मानते हैं या अपने आप को अच्छा मानते हैं? क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, कोई आपकी वैल्यू वैसे भी नहीं करेगा। तो अपनी सेल्फ इमेज आप क्या समझते हो? सेल्फ वर्थ, आप अपनी क्या मार्केट में वैल्यू मानते हो? मार्केट मतलब आप गलत मत ले जाना, मार्केट मतलब आप अपनी वैल्यू समाज के आगे क्या मानते हो। सेल्फ आइडियल सेल्फ क्या होता है? यू विश यू रियली लाइक, आप खुद से क्या चाहते हो, आपका क्या मन करता है क्या चीज़ करने का। अगर आपका कोई भी डिसीजन ऐसा हो जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस जस्ट ये सोचिए कि मैं हूँ ही नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है। आंखें बंद कीजिए, डिसाइड कीजिए कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना होता तो मैं ये डिसीजन लेता, देन वो कर डालिए। ये होता है आइडियल सेल्फ, कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ एस्टीम के बारे में। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, अपने ऊपर विश्वास क्या होता है। अगर किसी का सेल्फ एस्टीम हाई है तो उसके अंदर कैसी पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी, और अगर किसी के अंदर सेल्फ एस्टीम लो है तो उसके अंदर क्या पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं उनका सेल्फ एक्सेप्टेंस अच्छा होता है। कोई गलती हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो उसको मानते हैं, उसको लेके परेशान नहीं हो जाते हैं कि क्या हो गया, अब क्या होगा, आगे तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। नहीं, एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं, अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं और अपनी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर कोई भी काम करने का, और एक आउटलुक ही उनका पॉजिटिव सा होता है। ऐसे लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, माहौल पॉजिटिव कर देते हैं। लेकिन जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, वो अपने आप को दूसरे की तरह दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप को अपनी वैल्यू मानते ही नहीं है, इसलिए वो दूसरे की कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, और इतने नेगेटिव होते हैं ना ये लोग कि जहाँ पे कोई इंसान पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे भी अपनी नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, और अगर हमारे अंदर ऐसी नेगेटिविटी है तो हमें उसको पॉजिटिविटी में बदलना चाहिए। ये कुछ सेल्फ एस्टीम्स थे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज आर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आर आइडेंटिटी। ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी है, ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, डायनामिक है, इवॉल्व है, चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ। क्योंकि हमारी सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है, हम अपने आप को क्या मानते हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी हमें समाज से मिली है वो अलग होती है। वो हो सकता है हमें पैसों के हिसाब से दे रखी हो, या हमारे अचीवमेंट्स के हिसाब से दे रखी हो, या हम घर में बड़े हैं या छोटे हैं इस हिसाब से दे रखी हो। लेकिन जो हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो हमें खुद को पता है कि हम कहाँ पे लाए करते हैं, कहाँ पे लाए नहीं करते हैं। द नेक्स्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आएंगे जिनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो इनके बारे में आप जान लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इनकी जो कथन है एक तरीके से कह सकते हैं, तो आप इनको एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है। सोक्रेट्स ने इसके बारे में क्या कहा है? द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जो ऐसी जिंदगी होती है ना, जो हमने कभी बस चलती जा रही है, ना कुछ सोचा ना अपने आप को जाना, तो वो बस ऐसी है, वो काफ़ी नहीं है जीने के लिए। कार्ल जंग ने कहा है एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्फ। कोई भी चीज़ जो हमें इरिटेट करती है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं वो चीज़ें हमारे अंदर भी तो नहीं है। हम दूसरों को देख के सीखते नहीं है, पता नहीं क्यों हमें
आदत सी हो गई है कि सारे जो एक्सपीरियंस है वो हमें खुद ही लेनी है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। वाई इज सेल्फ रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट? सेल्फ रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? डेवलपिंग स्किल्स एंड रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द सेम मेकिंग डिसीजंस डन। जो डेवलपिंग स्किल है, रिव्यू है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू, उनमें हमारे क्या क्या डिसीजन थे, दैट इज मैटर, ये इंपॉर्टेंट है। द एनालॉजी ऑफ लुकिंग वन सेल्फ इन द मिरर इज ऑफन यूज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर आपको डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो कहते हैं ना कि शीशे के सामने बात कीजिए, आप अपनी आंखों से आंखें मिला के बात कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। तो यही बात यहाँ पे भी की गई है कि अपने आप को मिरर में देखिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को रिफ्लेक्ट करिए। क्योंकि देखो कोई हमें कुछ भी समझे, बट हम क्या है वो तो हमें ही पता है ना, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमें कोई इंसान कितना भी बुरा कहे और अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे ही रहेंगे, और अगर हमारे मन के अंदर कोई बात चल रही है तो वो तो वैसी की वैसी रहने वाली है। सेल्फ रिफ्लेक्शन के आखिरकार कोई बेनिफिट हैं, और हैं तो वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो स्पॉट अपॉर्चुनिटीज़। हम अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लग जाते हैं, हमें मिलने भी लग जाती है, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं, हमें पता है कहाँ कमी है कहाँ अच्छाई है। जो चीज़ हमारे अंदर अच्छी है हम उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जो चीज़ हमारे अंदर कमी है हम उसको कंप्लीट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है, हमें पता होता है, हम बेफालतू में नहीं रोते हैं जब हमारे अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली हैबिट आ जाती है। तो इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम सच के रास्ते पे चल रहे हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं, हम जैसे हैं हम वैसे ही दिखा रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स में कभी कोई गड़बड़ियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि हम वहाँ फेक प्रोमिसेस नहीं करते हैं, वहाँ पे फेक बातें नहीं कर रहे होते हैं। ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, जो भी काम हम करते हैं उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी ही आएगी। आप अपने आप को देख लीजिए, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप ये बोल रहे हो कि मैं बस 1 घंटा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो अगर आपने 1 आवर वो अपने आप को दिया और आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में पाया कि हाँ मैंने तो आज सच में पढ़ाई को टाइम दिया था, तो आप पाएंगे आपने प्रोडक्टिविटी गेन करी है वहाँ पे। आप जहाँ पे पहले थे 1 घंटे बाद अब वहाँ पे से ग्रोथ कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करा होएगा, वो 1 आवर आपने चीटिंग कर लिया होएगा, बैठ के बस कॉपी लेके बैठे रहे होगे, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो आने वाली नहीं है। लेकिन जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे तो आप ये भी पाओगे कि वो 1 आवर मैंने यूज ही नहीं किया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन हो फिर हम वो अच्छे से ले पाते हैं, क्लैरिटी के साथ भी ले पाते हैं। ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी मुद्दा हो, हम उसको भी कवर अप कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गिब्बीज रिफ्लेक्टिव साइकिल आता है एग्जाम के अंदर, डेवलप्ड इन 1988 में डेवलप किया गया था। मोस्ट फेमस साइकिल मॉडल है ये। इसके अंदर क्या बताया गया है देखिए, फीलिंग, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, एक्शन प्लान, डिस्क्रिप्शन। इन चीज़ों को एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड जितने ही आपको देखने में लग रहे हैं उतनी इनकी गहरी गहरी मीनिंग है। तो सबसे पहले हम आते हैं फीलिंग पे, ठीक है। तो कोई भी फीलिंग है आपकी बॉडी के अंदर जो आप इस टाइम पे महसूस कर रहे हो, अगर आप उसको इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएशन का यहाँ पे ये मतलब है कि आप उसके बारे में जानोगे वो क्या चाहती है, या आपका इस टाइम पे मन ऐसा है तो क्यों है। उस चीज़ को जब आप इवैल्यूएट करोगे तो आप एनालिसिस कर पाओगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। कोई भी आप अपने आप से एक एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल एक लूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, सबके अपने अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं उस टाइम पे। तो आप कोई भी एक डिसीजन को लेके कोई फीलिंग बनाइए, ठीक है। उस फीलिंग के लिए आप इवैल्यूएट किए कि आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। फिर आप जो चाहते हैं वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, दैट इज एनालिसिस। उसके बाद में आपने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि हाँ, एनालिसिस करने के बाद में ठीक है मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे। जब आप अपनी फीलिंग जिस चीज़ को लेकर आ रही थी, जो काम को लेकर आ रही थी, वो काम आपका कंक्लूजन में बदल गया है, इसके बाद अब आप उस चीज़ के लिए कोई ना कोई प्लान बनाएंगे। एक्शन प्लान का मतलब होता है कोई ऐसी प्लानिंग करना उस काम के लिए जो कि आगे कारगर साबित हो। आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो भी एक तरीके से आपका एक्शन प्लान ही है।
ठीक है। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। उस प्लान को बनाने के बाद उस काम में लग जाइए आप। उस काम में लगने के बाद में जो आपकी फीलिंग है फिर वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये एक तरीके से आपका ऐसा साइकिल था जिससे आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या ये मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है नहीं है, क्या ऐसे मेरा 2-3 साल लगाना ठीक है या नहीं है, क्या मुझे सिर्फ 1 साल लगाना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो आप उसको इवेल्युएट करोगे, क्या मैं ये काम जिंदगी भर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर नहीं कर सकते हो तो मतलब वो आपके लिए सही नहीं है। अगर वो काम आप जिंदगी भर खुश होकर कर सकते हो देन आपकी एकदम थॉटफुल ठीक था। फिर आप एनालाइज करोगे क्या वो एग्जाम के लिए मुझे यहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। फिर आप उसके लिए एक स्टडी प्लान बनाओगे, फिर उस स्टडी प्लान पे चल दोगे और एक ना एक दिन आपको अचीवमेंट मिलेगी, 100% मिलेगी। फिर वहां से आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन था। आपको कोई दूसरा इंसान नहीं आया बताने के लिए। क्या पता बताने आता तो आपको समझ में भी नहीं आता, या फिर आपको समझ में आता तो आपका मन नहीं करता, आप यहाँ पे क्लैश करते, यहाँ पे क्लैश करते। लेकिन यहाँ पे आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है तो वो आपके दिमाग में एकदम सेट होता चला जाएगा। द नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी 2। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है? कीपिंग अ स्प्रिंग बोर्ड। अब स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है? आप ऐसे मान लीजिए जब हम स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो एक ट्यूब टाइप का दे देते हैं हमें ताकि हम उसे डूबे ना, वो स्प्रिंग बोर्ड होता है। वैसे राइटिंग में स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है? अ स्प्रिंग बोर्ड टेक्निक इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प इन प्लानिंग डेवलप एन आइडिया। किसी भी आइडिया को डेवलप या प्लानिंग करने के लिए जो हम रास्ता अपनाते हैं वो हमारा स्प्रिंग बोर्ड है, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस आर। आप अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछिए, ये क्वेश्चंस आपको बचाने का ही काम करेंगे, आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए काम करेंगे। टुडे आई फील, आज मैंने क्या किया। ऐसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि कहते हैं कि आप पूरे दिन के बाद जब आप सोने जाओ उससे पहले एक डायरी लीजिए, उस डायरी के अंदर लिखिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम कई बार ना प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है लेकिन हम खुद उसको बना लेते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो टुडे आई फील, क्या फील किया, मैं किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, क्या आइडियल वर्क है, क्या मेरा मूड ऑफ कर देता है, कौन सी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ हो जाती हूँ, कैसे मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ, मेरे पास पावर कौन सी है, मेरा बिगेस्ट सीक्रेट फियर विश क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने अपने आप से कभी पूछा होगा ना तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट हम आ चुके हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट 1 अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कमी नजर आई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। सॉफ्ट स्किल्स का यूनिट नंबर 2 है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज को अपना लेना, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द की लाइफ स्किल दैट एवर वन नीड्स। हर किसी न किसी इंसान को जरूरत होती है क्योंकि हम ऐसे नेचर में रहते हैं जहाँ हमें कुछ ना कुछ अडेप्ट करना ही पड़ता है। द अडेप्टेबिलिटी, द एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स इज रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग सर्कमस्टेंस। वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम नई नई स्किल सीख रहे हैं वो अडेप्टेबिलिटी कहलाता चला जाता है। इट रेफर्स इंडिविजुअल एबिलिटी, स्किल, डिपोजिशन, willingness, motivation to change different tasks, social environment and features। वो सारे फीचर्स, स्किल्स, हमारा काम करने का झुकाव कितना है, हम कितने मोटिवेट है, ये सारी चीज इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि हम कितने उस चीज को अडेप्ट करना चाहते हैं, हम उस चीज को सीखना चाहते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अडेप्टेबिलिटी। कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनकी वजह से हम अडेप्टेबिलिटी को अपना सकते हैं? तो बीइंग रिलेवेंट, आप जिस चीज को अपनाना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ महसूस करिए। बीइंग मोर सेटिस्फाइड विद लाइफ, जो भी आप अपनाते चले जा रहे हैं उसके साथ आप सेटिस्फाइड होते जाइए लाइफ में। बीइंग एबल टू हैंडल कैरियर ट्रांजिशंस बेटर, अपने आप को अपनी लाइफ में जो भी आपने ट्रांजिशंस लिए हैं, जो भी आपने फैसले लिए हैं, जो जो आपने नई नई स्किल्स सीखी हैं उनको अपने करियर में यूज कीजिए और बेटर से बेटर बनते जाइए। स्टेबल नहीं होना है एक जगह कि हाँ ये सीख लिया मोर देन इनफ है, नहीं, आपको उस चीज में और अचीवमेंट्स करते चले जानी है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही आता है एग्जाम में। तो कौन कौन से स्ट्रेटजीज या टाइप्स हैं जो कि जो हमें डेवलप करनी चाहिए अडेप्टेबिलिटी स्किल्स के लिए?
फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आप लोग को ये बचपन से सिखाया जा रहा है मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, लेकिन मैथ्स पढ़ते पढ़ते पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, बट आपने नॉर्मल लाइफ में तो बहुत बार ये फेस किया होगा कि प्रॉब्लम जो होती है हमारी, उनको लेकर जब हम सोचते हैं, हम किसी न किसी कंक्लूजन तक जाते हैं, तो हमारा ब्रेन कितना ज़्यादा शार्प होता चला जाता है। क्रिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स, किसी भी काम में क्रिएटिविटी दिखाना, स्ट्रेटेजी बढ़ाते जाना, ये सारी थिंकिंग स्किल्स भी इसी के अंदर आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, जो इंसान एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक जगह रहता है या इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं। जो इंसान एक्सट्रोवर्ट होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, इंट्रापर्सनल स्किल्स को बढ़ाना, दूसरों से बात करना, दूसरों से कनेक्टिव फील करना, टीम वर्क स्किल्स, हर कोई इंसान टीम में जाके मैनेज कर ले, हर किसी की बस की बात भी नहीं होती है, तो टीम वर्क स्किल्स ऑल्सो एंड अडेप्टिव स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, सबको लेकर चलना, साथ में लेकर चलना, ये सब अडेप्टेबिलिटी स्किल्स ही कहलाती हैं। नाउ यूनिट नंबर 3, उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था, आगे की जो यूनिट्स होती हैं उनके अंदर कंटेंट कम होता चला जाता है। अगर आपको लगता हो कि थोड़ा सा और लेंथी बनाना चाहिए तो आप बता सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3, लर्नेबिलिटी। लर्नेबिलिटी क्या होता है? इट इज द डिजायर एंड एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली एक्वायर न्यू स्किल्स एंड इन फास्टर साइकिल्स। ये एक डिजायर है, इच्छा है एबिलिटी को अपनाने की, कंटिन्यूअसली अपनाने की, नई नई स्किल्स को अपनाने की, क्योंकि इसके अंदर है लर्न एंड एबिलिटी। लर्न करना किसी भी एबिलिटी को, और एबिलिटी अपने आप में एक स्किल होती है, तो कोई ना कोई स्किल सीखते जाना क्या कहलाता है? लर्न एबिलिटी। बिहेवियर इंडिकेट्स ऑफ लर्नेबिलिटी, वो कौन कौन सा बिहेवियर है जो लर्नेबिलिटी को इंडिकेट करता है? तो अकॉर्डिंग टू मेघना जितेंद्र, ये एक तरीके से कह सकते हो आप राइटर्स या फिर फिलोसोफर थे, बुक के अंदर ही गिवन है आपके। इनके हिसाब से क्या है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग, लर्निंग जो भी आप सीखना चाह रहे हो उसमें इंटरेस्ट दिखाना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, उस चीज को बाहर दिखाना, सीखने के बाद अपने मन के अंदर ना रख के उसको बाहर दिखाना, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना। आइडेंटिफाइंग करियर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के हिसाब से आपने अपना करियर चूज किया, ये सब ये इंडिकेट करता है कि आपकी लर्नेबिलिटी के अंदर जो था वो आपको बिहेवियर से ही आया है। इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, जो भी आपने इंटरेस्ट से अपना करियर को चुना है, फिर आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हो और उसको अपनी लाइफ में उतारते जा रहे हो, ये आपका बिहेवियर है लर्नेबिलिटी का। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग लर्नेबिलिटी एज अ स्किल, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं लर्नेबिलिटी को अपने लाइफ में एक स्किल की तरह अपना लेने के बाद? तो फॉर द प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लोगों के लिए क्या होता है? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? एंड फॉर द एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या होता है? तो पावर टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, किसी भी चीज़ को याद करना, याद ना करना या दोबारा याद करना, ये चीज़ें हमारी लर्नेबिलिटी से ही आती हैं। अगर आपने जितनी प्रैक्टिस करी होगी किसी काम को, आपको उतना ही नहीं उस चीज़ को दोबारा दोबारा याद करना पड़ता होगा। प्रोफेशनल्स जो भी काम करते हैं, देखते होंगे आप लोग कंप्यूटर वर्क पे करने वाले, उनको वो चीज़ें रट सी जाती हैं, वो चीज़ें उनको करते चले आते हैं, नई नई चीज़ें सीखते चले आते हैं, वो सब चीज़ें ऐड ऑन होती चली आती हैं। कैपेबिलिटी टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। ये बेनिफिट्स होता है उनके लिए जो कि प्रोफेशनल स्किल में लर्न एबिलिटी को अपनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? कैपेसिटी फॉर फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था होती है जो आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर ध्यान में चलाई जाती है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी हो जाती है। बेटर वर्क प्लेस कल्चर हो जाता है, यानी कि जहाँ पे वो लोग काम करते हैं उसका बिहेवियर कल्चर का बहुत अच्छा होता चला जाता है। एंड फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर करियर, करियर के लिए उनको प्रिपेयर करना। डेवलप द एबिलिटी टू आस्क इंसाइटफुल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को पूछना जिससे उनका दिमागी विकास हो, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी काम आती हैं। हाउ टू डेवलप लर्नेबिलिटी, अब ये जो लर्नेबिलिटी है हम इसको डेवलप कैसे करें? अगर हमारे अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें डेवलप कर लेनी चाहिए। तो वी ऑल हैव कैपेसिटी टू लर्न एबिलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, एबिलिटी और डिसेबिलिटी, जेंडर एक्सेट्रा।
यानी कि वो सारी कैपेबिलिटी जो हमें हमारी एज, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, जेंडर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व करती हो, वो जो एबिलिटी हमें काम आती हो, हमें वो चीज़ सीख लेनी चाहिए। वी कैन मैक्सिमाइज दिस एवरीडे लर्निंग टू थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन। कोई भी चीज़ जो हमें लगती है कि हाँ ये हमारे काम की है, वो चीज़ें हमें सीखते चले जानी चाहिए। बेशक हम उस चीज़ को करें ना करें, बट हमें वो चीज़ें आनी चाहिए। कहते हैं ना, बुरे वक्त पे काम आ जाती हैं सीखी हुई चीज़ें। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी एबिलिटी हो, आपको ये नहीं सोचना कि ये तो मेरे से नहीं होगा, आपको वो सीखते चले आना है और वो साथ के साथ काम आएगा। ऐसा नहीं होता कि आज हम सीख लेंगे 10 साल बाद काम आ ही जाएगा। जो चीज़ हम सीखते जाते हैं, ऑटोमेटिक उसको अपनी ज़िंदगी में उतारते चले आते हैं और उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते चले आते हैं। द नेक्स्ट वन इज मूक्स और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये उसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आता है। कोर्सेज डिजाइंड बाय प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कैन बी स्टडीड विदाउट गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज। यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्स हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के थ्रू करवाए जाते हैं, जहाँ पे बच्चों को फॉरेन जाने की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन कोर्स होते हैं। मूक बाय मैथ्यू Plode can be used to higher slow learning is no longer completely dependent on classroom education। यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, और भी आगे इस चीज़ को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आज ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं। जॉन स्कॉफोल्ड इज अ विजनरी एंड अ सीनियर कंसल्टेंट। ये एक इंसान का नाम है, इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में भी आता है एग्जाम में। इन्होंने ना बहुत सारे कंसल्ट किए थे, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज को हेल्प करी थी, जिनमें से आपने नाम सुना होगा, एरिक्सन हो गया, वॉल्वो हो गया। इन्होंने डेवलप करने के लिए क्या क्या वहाँ पे एरियाज बताए थे कि आप किन एरियाज पे काम कीजिए जिससे कि आप अपने आप को, अपने विजन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ विजन्स दे रखे हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं इनको हम क्या क्या है। तो किसी भी काम को करने के लिए आपका मोटिवेशन लेवल कितना है, प्लानिंग क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, या आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आप किसी एक्सपीरियंसफुल पर्सन की जर्नी को देखिए, नोटिस करिए। एक्सपेरिमेंट कीजिए। सोशल, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंफॉर्मेशन कितनी है और कहाँ से लेनी है, इसको बढ़ानी कैसे है। एजुकेशन, इवैल्यूएशन, उस चीज़ को देखते रहना। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप लॉस से नहीं डरोगे, और अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप लॉस से डरोगे। और जो इंसान, लॉस का मतलब यहाँ सिर्फ पैसा नहीं है, लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं एक जॉब करने में, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर ये छोड़ दी तो पता नहीं मुझे दूसरी मिले ना मिले। ये भी तो फिक्स्ड माइंडसेट है ना। तो आपको हमेशा लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए एक माइंडसेट अच्छा बनाना चाहिए, ग्रोथ वाला बनाना चाहिए, कि हो सकता है मुझे 2 महीने ना मिले, लेकिन मेरे अंदर इतनी तो एबिलिटी है कि तीसरे महीने तो मुझे मिल ही जाएगी कोई ना कोई। और अगर नहीं मिलेगी तो मेरे अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि मैं अपना काम भी कोई स्टार्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि हम किसी के काम के लिए हमेशा पागल होते रहें। तो ये सारे ग्रोथ माइंडसेट होते हैं जिसके अंदर हमें आगे बढ़ने की कोशिश होती है। नेक्स्ट इज लर्नेबिलिटी इन स्टूडेंट्स, एडल्ट्स एंड माइंड मैपिंग्स। तो यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दे रखी हैं बुक के अंदर, जो कि स्टूडेंट को इम्प्रूव करती है लर्निंग एबिलिटी के लिए। द फर्स्ट इज वेरी यूर, देखो वेरी VERY वाला अलग होता है, और ये वेरी का मतलब होता है बदलते रहना, बदलाव। तो वेरी यूर लर्निंग रूटीन, लोकेशंस एंड मटेरियल्स। कुछ साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू पहले कहा जाता था कि आप एक जगह पे बैठिए, एक तरीके से पढ़िए, तो वो ज़्यादा माइंडसेट अच्छा रखता है। बट अब जो न्यू स्टडीज़ हैं उनसे ये पता लगा है कि अगर आप अपनी लर्निंग रूटीन को बदलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह बदलते हैं, मटेरियल बदलते रहते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके ब्रेन पे, ज़्यादा आपको लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि आप सेम चीज़ करके बोर नहीं होते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो लर्निंग एक तरीके से यहाँ पे नए नए तरीके बताए जा रहे हैं आपको कि कैसे आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप, नाइट स्लीप बोला गया है, डे स्लीप नहीं बोला गया है। अगेन यहाँ पे देख लीजिए कि अच्छी क्वालिटी वाइज नाइट स्लीप लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है रात में पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो रात में एक तरीके से जब जितने टाइम तक पढ़ लिए, उसके बाद में एक अच्छी सी एक साथ वाली क्वालिटी स्लीप ले ली। यूं नहीं कि आप पढ़ते रहे, उसके बाद थोड़ी देर सो गए, फिर जगे, फिर दिन में थोड़ी देर सो गए, फिर जगे, फिर पढ़ लिए, फिर सो गए।
ये वाली क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। आपको जितनी देर तक पढ़ना आप पढ़िए, उसके बाद एक अच्छी एक साथ वाली 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लीजिए, जो कि कोशिश करिए रात में ही हो। जिनको रात में पढ़ने की आदत है 2-3 बजे के बाद भी आप सो सकते हो, लेकिन इससे लेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लर्निंग बाय क्रैम्बलिंग। शॉर्ट टर्म क्रैम्बलिंग के थ्रू पढ़ना, थोड़ी देर में उस चीज को रिपीट करते रहना, एक तरीके से पिल्स की तरह, जैसे आप दवाई लेते हो ना, अगर आप बीमार हो जाते हो तो सुबह दोपहर शाम को, ऐसे अगर आपको कोई चीज टफ लगती है तो आप उसको क्रैम्बलिंग के थ्रू पढ़िए। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे रटने के लिए पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, आप वैसे ही स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लर्निंग करनी है तो आपको कुछ ना कुछ तो एक बार तो उसको दिमाग में लाना पड़ेगा ना, ताकि जब आप उसको दोबारा देखो तो आपको लगे कि हाँ ये चीज तो मैंने कहीं तो पढ़ी थी। यूज सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग करना ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो कि अपनी आप को टेस्ट करते हैं कि हम कहाँ पर अचीव कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। टेकिंग नोट्स एंड रिव्यू देम एज अ रेगुलर प्रैक्टिस। आप नोट्स बनाइए और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लीजिए। डोंट वरी अबाउट शॉर्ट ब्रेक्स और डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यू आर स्टडिंग। जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक चाहिए या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप पढ़ाई को जितना ऐसे लेके चलते हो ना कि हाँ, जो बच्चे ब्रेक लेते हैं उनका कुछ नहीं होता, जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, तो फिर आपका कैसे कुछ हो जाएगा। बस ये सोचिए मुझे तो बस ये पढ़ना है, मजे के लिए पढ़ना है, ये सोच के पढ़िए। बट आप पढ़ते वक्त पे ना ये टेंशन मत लीजिए कि पता नहीं आगे क्या होगा, याद होगा नहीं होगा, टेस्ट मार्क्स आएंगे, एग्जाम में नहीं आएंगे, इट डजंट मैटर। जब हम एकदम माइंड फ्री होके पढ़ते हैं तो वो दिमाग में ज्यादा बैठता है। क्रिएट लर्निंग सेशंस वेयर यू मिक्स नॉलेज एरिया और स्किल्स। ऐसे लर्निंग सेशंस अपने लिए खुद अरेंज कीजिए जहाँ पे अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल्स का आप इस्तेमाल कीजिए, सारी नॉलेज का। क्लियरिंग द डाउट्स। कभी भी डाउट्स को मन में मत रखिए। स्टार्ट विद द हार्डर टास्क। मेरी आदत क्या थी ना, मैं कभी भी बुक में अगर मैथ से क्वेश्चन करती थी तो कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करती थी। जिसकी मैं अगर प्रैक्टिस करने बैठी हूँ तो लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन से लेके बैठती थी, वहां से स्टार्ट करते करते फर्स्ट पे आती थी। मुझे ऐसा करने में ज्यादा मजा आता था। मुझे लगता था कि हार्ड क्वेश्चन तो हो गए हैं, अगर इजी वाले छूट भी गए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मेरी स्ट्रेटजी थी, और अगर आपको भी ऐसा करना पसंद है तो आपकी मर्जी है। वरना कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से इजी 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 करते हैं, जब तब तक आते हैं जब तक उनका माइंड चेंज हो चुका होता है, वो वहां तक आने के बाद में अपने आप को क्विट कर देते हैं। तो डरना नहीं है हार्डर टास्क के, आपको कोशिश करनी है। अगर आपने वो एक बार कर रखा है वो काम, तो जब आप दोबारा से स्टार्ट करो तो इजी से ना करो, हार्ड से इजी की तरफ जाओ, ज्यादा अच्छा रहता है। साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नोट टेकिंग टू लर्न। नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग दो अलग अलग चीजें हैं। जब भी आप पढ़ने बैठो तो बस खिचड़ी पकाते रहते हैं ना जैसे पेजेस में, ऐसे फटाफट से लिखते जाइए, वो होता है नोट टेकिंग। सजा सजा के लिखना, आगे के लिए बनाना, वो नोट मेकिंग होता है। तो पढ़ते वक्त पे नोट टेकिंग कीजिए, पेज को गंदा कीजिए, इस पे जितना हो सकता है लिखिए लिखिए, बार बार लिखिए, जो मन में आ रहा है लिखिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी से लर्न होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज माइंड मैपिंग, व्हाट एंड हाउ। माइंड मैपिंग क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए? तो ये प्रमोट करता है मेंटल हेल्थ को, मेंटल लिटरेसी को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यूजेस ऑफ माइंड मैप, इसके मतलब एक तरीके से यूजेस क्या क्या हैं, तो प्रेजेंटेशन में काम आता है, स्टडी में काम आता है, मीटिंग्स में भी जब हम बात करते हैं तो अगर आपको कोई ऐसे पेज पे ऐसे लिखा हुआ ऐसा देगा बुक की तरह तो आपको देखने का भी मन नहीं करेगा। तो मीटिंग में भी लोग क्या करते हैं, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। डेवलपमेंट वाली चीजें बताते हैं, नोट टेकिंग करते वक्त भी और याद करते वक्त भी। तो यहाँ पे माइंड मैप्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस पे हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द चेंजिंग सिनेरियो इन द 21st सेंचुरी। आपको पता है कि 2020 के बाद कितने सारे चेंजेस आए हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। इमोशनल लेवल पे तो बहुत ज्यादा। आपको खुद याद आता होगा कि जब मीटिंग होती थी और वहां पे हमारे पीएम जी बोलते थे कि ये जो लॉकडाउन है ये इतने दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, सुनते ही कितना ज्यादा एकदम इम्पैक्ट पड़ता था। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा था।
तो वो जो चेंजिंग सिनेरियो है उसका भी हमारे इम्पैक्ट पड़ा है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। जो इंसान इमोशनल अच्छा होता है, बैलेंस्ड होता है, वो चीज़ों को जल्दी हैंडल कर पाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो वी आर इन द एज ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको ये मान लेना है कि जैसे पहले 3 रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, वैसे ये 4था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, जहाँ पे ट्रिगर किया जा रहा है एआई को। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंचा दिया गया है। इसकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रप्टिव टेक्निक्स आ रही हैं, वर्ल्ड वॉलेटाइल हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं, एम्बिशियस चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से ना हमें डायनेमिक चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर रहना है। आज भी अगर एक बच्चे की कोई वीडियो आ जाती है और बच्चा अगर मना कर रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, और आपको अपने बच्चे पे अगर 1% भी बिलीव है ना, तो आप उसकी बात मानिए, क्योंकि आजकल ये फोटो वीडियो ये सब चीज़ें क्या होती जा रही हैं, सब चीज़ें बकवास होती जा रही हैं, क्योंकि एआई की वजह से इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स अगर पुराने टाइम के हैं तो शायद वो कम समझेंगे, लेकिन जो आने वाले टाइम पे पेरेंट्स बनेंगे या जो अभी फिलहाल पेरेंट्स हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पहले का जो टाइम था वो इतना डायनेमिक नहीं था जितना कि अब जो डायनेमिक होता चला जाएगा। नाउ अब हम लास्ट पे आ चुके हैं, व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट। अगर हम किसी भी कंपनी वगैरह में वर्क करते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं, ये हमारी स्किल से ही डेवलप करते हुए आ रहा है। सॉफ्ट स्किल्स से हम पढ़ रहे थे, अभी हमने एआई के बारे में पढ़ा, उसका यूज़ क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारे वर्क प्लेस पे क्या काम है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो अगर हम किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी एमएनसी कंपनी में या किसी भी कंपनी में अगर हम जाते हैं, तो वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयर्स हमसे क्या चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल चाहते हैं, जो कि सॉफ्ट स्किल से ही आती है। हमारी अडेप्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कि अभी हम पढ़कर आए हैं। क्रिएटिविटी रिस्पॉन्स क्या है, हम किसी ऑब्स्टेकल पे, किसी भी प्रॉब्लम पे क्या अपना रिस्पॉन्स देते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, टाइम को लेकर, काम को लेकर। कॉन्फिडेंस का क्या मैटर करता है, मोटिवेशन कितना है काम के लिए, गोल के लिए हम कितने तत्पर हैं। क्या हम किसी काम को पूरा करने के लिए एक टाइम का अपना लंच छोड़ सकते हैं? अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो आप उतना मोटिवेट नहीं हो ना काम के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम मेरा काम है, तो आप उसको लेकर कुछ भी करोगे। तो एक एम्प्लॉयर ऐसा ही एम्प्लॉय देखना चाहता है। नेक्स्ट इज पर्सनल कॉम्पिटेंस। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको लिखने के लिए आता है 2-2, 5-5 नंबर में। तो ये पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या होता है? तो दीज कॉम्पिटेंस आर अबाउट आवर सेल्फ एंड आर पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ये हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है कि हम पर्सनल अपने आप से क्या चाहते हैं। दे आर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन। अपने आप में हम कितना अवेयर हैं, अपने आप में हम कितने रेगुलेट हैं, कितना मोटिवेट हैं, ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि हमारा अपने आप से बिहेवियर क्या है। क्या हम कोई काम दिखावे के लिए कर रहे हैं, हम सच में ही वैसे हैं। इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करना। तो नोइंग हु एंड व्हाट ट्रिगर्स यू, ये जानना कि कौन और क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है। ये चीज़ अगर आप जान गए तो आप अपने आप में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और अगर आप जानते ही नहीं हो, आप जब मर्जी आग बबूला हो जाते हो, जब मर्जी गुस्सा हो जाते हो, तो कैसे पता चलेगा। एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर ब्लाइंड स्पॉट्स, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, वो कौन सी बात है जिसको सुन के दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, एकदम खाली हो जाता है दिमाग। उसके बाद में तो बस जो हो गया 2 घंटे बाद पता चलेगा कि हमने ये करा था। लर्निंग टू ओवरकम देम, वो कौन सी चीज़ है जिससे मैं अपने ब्लाइंड स्पॉट को सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ। टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम योर वर्क, हमेशा अपने काम से थोड़े थोड़े टाइम बाद ब्रेक लीजिए, कहीं घूमने जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए। बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो काम कीजिए जो काम करने से आपको खुशी मिलती है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप में चेंज ले सकते हैं। तो नाउ आपका जो ब्लॉक नंबर 2 है इस यूनिट का, सॉफ्ट स्किल वाली बुक का, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये जो PDF है ये हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा आप, एक लिंक दे दूंगी मैं टेलीग्राम का, आप उस पर जाके ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।